स्टडी करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का 5th चैप्टर है जो हमारा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स विद देयर सिग्निफिकेंस। उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमने पढ़ा था यूरिन एग्जामिनेशन। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे स्टूल एग्जामिनेशन, कि जो स्टूल के हमारे एग्जामिनेशन वो हम कैसे करेंगे और उसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं उसके। जैसे फर्स्ट है हमारा सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी है हमारे फीसेस स्टूल्स की तो वो क्या इज नॉर्मल। इफ वाटरी स्टूल आर देयर, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट हो जाए स्टूल्स में, ठीक है, वाटर प्रेजेंट हो जाए तो उसके क्या चांसेस हो जाते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या, हमें क्या पता चलेगा उससे कि हमारे जो है इन्फेक्शन है बॉडी में। ठीक है, जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में अगर उसमें वाटर प्रेजेंट आने लग जाए, अगर तो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी है फिर तो हमारे जो स्टूल्स हैं वो नॉर्मल है। बट वाटर प्रेजेंट दैट मीन्स कि जो है चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के हैं हमारी बॉडी में, इसलिए जो है स्टूल्स के साथ साथ जो है वाटर भी वो आ रहा है। दूसरा जो हमारा है, अगर ब्राउनिश कलर है इस नॉर्मल कंडीशन, जो कलर ऑफ स्टूल्स का है वो ब्राउनिश, अगर ब्राउनिश कलर है फिर तो वो नॉर्मल है। ठीक है, कई बार क्या था कलर चेंज हो जाता है अपनी डाइट की वजह से, मेडिसिन की वजह से, या फिर अपनी जो डाइट है वेजिटेबल्स है उनकी वजह से स्टूल्स का कलर भी चेंज होने लग जाता है। उसमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू हमारी डाइट होता है। थर्ड है, अगर प्यूरिफेक्टिव एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया लीड टू एन ऑर्डर, अगर उसमें से स्टूल में से बहुत ज़्यादा जो है ऑर्डर आती है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, अगर उसमें फॉल ऑर्डर आएगी, ठीक है, तो उसका मीनिंग है कि अल्सरेशन है अपनी बॉडी में। अगर लैशिंग्स आते हैं, ठीक है, उसमें से जाले से जैसे हो जाते हैं, लैशिंग्स आते हैं, उसका मीनिंग है कि जो हमारी रेक्टम में है वो है प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, जिसके कारण क्या है जो हमारे स्टूल्स में ये लेशंस और फॉल्स ऑर्डर आने लग जाती है। तीसरा पॉइंट है putrefaction action of the bacterium, action on the bacteria leads to odor। ठीक है, अगर इसमें कोई भी ऑर्डर आती है बैक्टीरिया के कारण हमारे स्टूल्स में तो उसका मीनिंग क्या है, हम उसमें के क्या मीनिंग निकालेंगे। उसमें है कि जो अगर फॉल ऑर्डर आ रही है, उसका मीनिंग है अल्सरेशन। अगर उसमें जो है वो लैशंस आ रहे हैं, ठीक है, मैलिगेंट लैशंस आ रहे हैं, तो उसका मीनिंग है अगर लैशंस आ रहे हैं इसमें तो इसका मीनिंग है जो हमारी रेक्टम में उसकी को जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण ये सारी जो है दिक्कत वो आ रही है। अगर स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा म्यूकस आ रहा है, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस इन नॉर्मल कंडीशन, तो उसका क्या मीनिंग होता है कि हमारे जो अगर स्मॉल अमाउंट है जो स्टूल्स में है म्यूकस प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, थोड़ी अमाउंट में, तो उसका मीनिंग है जो हमारे स्टमक है, डिसेंट्री है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स है।
वर्किंग कंडीशंस, तो उसका क्या मीनिंग है, जो लार्ज अमाउंट है म्यूकस की वो किसके कारण हमें दिखती है स्टूल्स में, डायसेंट्री, ठीक है, अमोबियसिस या फिर कोलाइटिस के कारण। और अगर हमारे इनमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शन है, ठीक है, ठीक है, इनके कारण क्या है, हमारे जो म्यूकस में वो हमारे स्टूल्स में म्यूकस प्रेजेंट होगी, तो हमें क्या चेक करवाना चाहिए कि हमें क्या इन्फेक्शन हो रही है बॉडी में। नेक्स्ट अगर माइक्रोस्कोपिक कंटेमिनेशन हम देखें, ठीक है, एग्जामिनेशन करने के बाद माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके लिए जो है जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन डन करने के लिए हम उसमें क्या चेक करते हैं, आरबीसीज, कि उसमें जो स्टूल्स है उसमें पल्स सेल्स कितने हैं, ठीक है, पल्स सेल, आरबीसीज कितनी है, ठीक है, और हमारे जो कॉमन पैरासाइट्स कितने प्रेजेंट है। उससे हमें क्या टेस्ट करते हैं, जब टेस्ट करेंगे, अगर हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने उसमें हम क्या चेक करेंगे, आरबीसीज, पल्स सेल कितने हैं और कॉमन जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे कितने प्रेजेंट है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इन द केस ऑफ अमोबिक डायसेंट्री है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उससे जो है आरबीसीज, म्यूकस और पल्स सेल प्रेजेंट होंगे। अगर हमारी बॉडी में अमोबिक डायसेंट्री की इन्फेक्शन है तो उसके क्या है, आरबीसीज, पल्स सेल, उसमें हमें पता चलेगा कि हमें अमोबिक डायसेंट्री, उसमें आरबीसीज, म्यूकस, पल्स सेल्स प्रेजेंट होंगे। अगर टैपवॉर्म, ठीक है, जो है फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म्स है, हुक वॉर्म है, ये सारे इक्वलाई है, ऑब्जर्व्ड है, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी पैथोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं वो हो रही हैं। अगर उसमें जैसे हमें मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट्स देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में कहते हैं हम लोग कि इसे भूख बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा खाता है, सारा दिन खाता ही रहता है, तो उसके पेट में कीड़े होंगे। वो क्या होते हैं, टैप वॉर्म, हुक वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्टमक में होते हैं और थ्रू वो ज़्यादा माउथ के थ्रू निकलते हैं या फिर स्टूल्स के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं। जब हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं, अगर उसमें जो भी हमारे वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फेक्शन जो है मेडिसिन दी जाती है कि हमारे ट्रीटमेंट के लिए कि हमें कौन सी मेडिसिन हमने यूज़ करनी है, ठीक है, कौन सी हमें मेडिसिन को यूज़ करने के बाद हमारा जो इन्फेक्शन है, डायसेंट्री प्रॉब्लम है, जो टैपवॉर्म जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो हमारी ख़त्म हो सकती है। ये था हमारा स्टूल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें ब्लड शुगर। जैसे ब्लड शुगर तो हमें सबको पता है, ठीक है, ब्लड शुगर के बारे में पढ़ेंगे हम। जो ब्लड शुगर है उसमें नॉर्मल जो रेंज होती है हमारे ब्लड की वो कितनी होती है, 60 से 100 mg या फिर ml में, ठीक है। नॉर्मल जो ब्लड शुगर है हमारे सेल की वो होती है 60 से लेकर 100 mg तक। इसमें क्या है, जो हमारे जो ब्लड शुगर है अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए mg या फिर हम इसे ml भी लिख देते हैं 100 ml। अगर इससे ज़्यादा हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है बॉडी में तो हम क्या उसे बोलते हैं कि इसे डायबिटीज़ होगी, ठीक है। अगर नॉर्मली जैसे भी है हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो उसके बाद जो हमारे जो ग्लूकोज लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है और हमारी उससे क्या शुगर बढ़ जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, जो शुगर वो बढ़ी हुई होती है 1 या 1.5 घंटे तक, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे तक वो इंक्रीज रहती है।
उसके बाद वो अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। जब भी हम लोग ब्लड शुगर का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप खाली पेट टेस्ट कराओ, बिना चाय पिए सुबह खाली पेट उठ के एम्प्टी स्टमक टेस्ट करवाओ, ताकि उसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग हमें पता चल सके कि हमारे बॉडी में शुगर है या नहीं है। अगर हम चाय पीने के बाद या फिर कुछ खाना खाने के बाद टेस्ट करवाते हैं तो उससे क्या है, हमारी वैसे नॉर्मल शुगर है वो इंक्रीज आएगी। ठीक है, उससे हमें जो है वो पता नहीं चलेगा कि हमारे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। जो ब्लड शुगर लेवल है, इट डज नॉट रिटर्न नॉर्मल लेवल एंड रिमेन्स एलिवेटेड मोर देन 50 mg अबव द फास्टिंग वैल्यू, इट इंडिकेट डायबिटीज मेलिटस। अगर हमारी जो नॉर्मल वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, 1.5-2 घंटे के बाद भी, ठीक है, हमारे उसमें से जो है जो इसका लेवल वो इंक्रीज आ रहा है, तो उसका मीन ये है कि हमें डायबिटीज मेलिटस है। हाई ब्लड शुगर इंडिकेट क्या करता है, जब हाई ब्लड शुगर लेवल होता है वो इंडिकेट करता है पैनक्रियाटिक डिजीज। ठीक है, पैनक्रियाटिक डिजीज इंडिकेट होगी, बीटा सेल नहीं बनेंगे, ठीक है, बीटा सेल लॉस हो जाएंगे, उससे क्या होता है पैनक्रियाटिक पे प्रॉब्लम आती है और इंसुलिन नहीं बनता। सेकंड, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, पहला है हमारा दूसरा अगर किसी को थायराइड है ज़्यादा तो उसमें भी जो शुगर लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, हेपेटिक डिसऑर्डर है, अगर हाइपरग्लाइसीमिया है किसी पर्सन को, उसमें भी इंक्रीज होगा, हाई लेवल होगी शुगर की। इन कंडीशंस में जो हमारा शुगर लेवल वो इंक्रीज होगा। अब लो ब्लड शुगर लेवल किस में होगा, हाइपो, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हाइपर आएगा। लो जो है शुगर लेवल किस में होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, या फिर जब हम इंसुलिन की ओवरडोज ले लेते हैं, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, उसमें भी जो हमारा इंसुलिन का जो शुगर का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे मेन जो डिजीज होती है ब्लड शुगर से वो होती है डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट है हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो मेनली हमें पता है कि हम लोग जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो ब्लड का प्रॉपर वो फ्लो नहीं हो पाता, वो आर्टरीज में जो है कोलेस्ट्रॉल वो जम जाता है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाता। जैसे ये आर्टरीज है, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, वो जहाँ पर अगर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया तो यहाँ से ब्लड आगे नहीं जाएगा, ठीक है, फ्लो नहीं करेगा और ब्लड यहीं पर रह जाएगा, सप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या स्वेलिंग होने लग जाती है और पेन होने लग जाती है। जो कोलेस्ट्रॉल है इसका मेन जो डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई नहीं होने देता, फ्लो नहीं होने देता ब्लड की, जिससे क्या होता है हार्ट को अगर ब्लड प्रॉपरली नहीं सप्लाई मिलती तो उससे क्या हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज क्या है, 100 से लेके 240 mg तक। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है 100 से लेके 240 mg तक। ठीक है, ये हेल्दी पर्सन्स की होती है। इन हेल्दी और यंग एडल्ट्स में जब ये स्लोली हमारी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल वो अपने आप नेचुरली इंक्रीज होने लग जाता है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो 300 से लेके
300 से 300 mg से लेके 100 ml। अगर 240 दे रखा है, अगर 240 से बढ़ के 300 mg हो जाए तो उससे क्या होता है, वो हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये हमारा इंक्रीज हाईएस्ट पावर है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो इन यंग अडल्ट्स में सीरियस इंडिकेटर है कॉरोनरी डिजीज का। अगर किसी भी यंग पर्सन में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मीनिंग ये है कि उसको हार्ट की जो है वो डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक के उसमें चांसेस हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे, हम कौन से सोर्सेज हैं जिससे जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी लाइफ जो हमारी बॉडी में वो इंक्रीज होता है। जैसे फर्स्ट है हमारा डायरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, दूध, घी, पनीर, इनका ज़्यादा यूज़ करना अपनी बॉडी में। उसके बाद हमारा बेक्ड कुकीज़, जो हम कुकीज़ यूज़ करते हैं बेक्ड, वो रेड मीट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो माइक्रोवेव में हम पॉपकॉर्न्स वगैरह बनाते हैं, वो इन्हीं मेन सोर्सेज हैं जिससे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज होता है। ये दो टाइप के होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL एंड HDL। मतलब लोड जो LDL है, ठीक है, और यो HDL है। इसमें क्या है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी लिपिड्स, हाई डेंसिटी लिपिड्स। जो LDL है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल्स। ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं, बोन्स होती हैं, उनके साथ चिपक जाता है, ठीक है, उनके साथ चिपक जाता है और वहां पर क्लॉट्स बनाने लग जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो आगे सप्लाई नहीं कर पाता। जो HDL है इसे हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है और वापस जो है वो लीवर तक पहुंच जाता है, ठीक है। लीवर में जो है उसमें पहुंचकर उसकी अपनी फंक्शनिंग है वो कंप्लीट करता है। अब जो सिग्निफिकेंस है, अगर इंक्रीज हो जाएगा सीरम कोलेस्ट्रॉल, तो उससे क्या पैथोजेनिक कंडीशंस क्या क्या आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंक्रीज होने में। जैसे फर्स्ट है इसमें डायबिटीज, ठीक है, फर्स्ट डायबिटीज होगी। सेकंड है इसमें जो है ड्रग है हाइपोथायरिज्म। जब हाइपोथायरॉयडिज्म भी होगा तब भी जो है वो इसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है इसकी डायबिटीज मेलिटस, या फिर होगा उसका नेफ्रोसिस, ठीक है, और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में भी जो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर इसके जो है डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन सीरम कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर क्या होगा, उल्टा हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, उसका परनीशियस एनीमिया, उसके एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो हमारे सेलुलर है, ठीक है, सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल है। इसके अमाउंट है 100 से 240 mg/ml, ठीक है। हाईएस्ट अमाउंट 300 mg/ml है। दो टाइप के होते हैं, LDL लो लिपिड डेंसिटी और हाई डेंसिटी लिपिड्स। जो LDL वो बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL के हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर ये इंक्रीज लेवल हो जाता है, उससे होते हैं हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हेपेटाइटिस। अगर इसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे क्या होता है, एनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म। नेक्स्ट है हमारा स्पर्म काउंट। जो नॉर्मल हमारी रेंज है स्पर्म्स की हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल रेंज होते हैं काउंट होता है 60 मिलियन से लेके 150 मिलियन पर cc। पर cc इसकी जो है रेंज होती है। जो पर्सन्स है उनमें अगर लो काउंट है वो लेस, अगर कम होते हैं जब स्पर्म्स वो 60 मिलियन से कम होते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है। एक्टिव और इनएक्टिव जो स्पर्म्स है
वो उनकी बॉडी में डिपेंड्स करता है कि कैसे उनकी एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक इसमें एंजाइम। एंजाइम्स जैसे हमें पता है कि एंजाइम क्या है, एक हमारी बॉडी में है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं उसमें एज अ कैटालिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, जो एंजाइम्स है वो एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हमारी बॉडी में काम करते हैं। ये जो हमारे को एंजाइम्स यूज होते हैं बॉडी में हम उसके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। जो हमारी बॉडी में क्या है, जो रिएक्शंस होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसमें एज अ कैटालिस्ट भी जो है वो काम करते हैं। अब इसमें फर्स्ट आ गया एंजाइम जो यूज होता है फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स, ठीक है, ये क्या है हमारा एंजाइम है, ये कैटालिस्ट है। ठीक है, ये जो काम करता है फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम मोनोफॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स से। ठीक है, इससे जो है फॉस्फोरिक एसिड बनता है, फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम मोनोफॉस्फोरिक एसिड। इसका मेन क्या है, ये वाटर के क्लीव करता है वाटर को और उसको मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। ये दो टाइप के होते हैं, इसमें फॉस्फेट्स जो होते हैं प्रेजेंट इन द सीरम। टू टाइप के होते हैं, एसिडिक और अल्केलाइन। जो एसिडिक होते हैं, ठीक है, इसमें अल्केलाइन फॉस्फेट होते हैं, उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है और उनकी पीएच होती है 10। और जो एसिडिक होते हैं उनमें क्या होता है, जो एसिडिक फॉस्फेटेज होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो होती है 5। ठीक है, और इनकी भी जो है मैक्सिमम एक्टिविटीज होती है। अब जो नॉर्मल रेंज है सीरम एसिडिक फॉस्फेट्स की वो होती है 1 to 5 Ka यूनिट्स पर 100 ml। अगर इंक्रीज हो जाता है, अगर हमारी बॉडी में फॉस्फेटेज प्रोस्टैट इंक्रीज हो जाती है इसकी अमाउंट, तो हमें क्या हो जाता है, प्रोस्टैटिक कैंसर। तो हमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हायर लेवल आर ऑब्जर्विंग, हायर लेवल कब होता है इस एंजाइम का, जब रिक्टस हो जाते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड जॉन्डिस। अगर इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती प्रॉपरली तो हमारी बॉडी में क्या फॉस्फेट इंक्रीज हो जाता है। सेकंड है हमारा सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलो एसिटेट ट्रांसमिनेज, मतलब SGOT। सेकंड एंजाइम है हमारा SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसमिनेज। ठीक है, ट्रांसमिनेज। ये नॉर्मल लेवल इसमें एंजाइम्स की होती है 35। ठीक है, 35 पर ml। और जो SGOT लेवल इंक्रीज करता है ये टॉक्सिक हेपेटाइटिस में, जब टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो जाते हैं, क्रियोसिस हो जाते हैं लीवर में, ठीक है, जॉन्डिस, कार्डियक डिजीज हो जाती है। 35 है इसका रेंज है। ये इंक्रीज कब करेगा, जब जॉन्डिस, कॉरोनरी डिजीज,
किरोसिस लीवर। जब ये डिजीज हो जाती है, जो हमारा एंजाइम SGOT ये क्या इंक्रीज हो जाता है और मसल्स डैमेज भी होने लग जाते हैं इसमें। अब है SGPT, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था SGOT, अब हम करेंगे SGPT, थर्ड एंजाइम है। ये है हमारी, इसमें क्या हम इसको बोलते हैं सीरम ग्लूकामेट पायरुवेट ट्रांसमाइनेज, ठीक है, ट्रांसमिनेज। इसका क्या काम है, ये कैटलिस्ट है, ऐसा काम करता है, कन्वर्जन करता है एल एनिलीन टू पायरुवेट। एल एनिलीन टू पायरुवेट में कन्वर्ट करता है इसको, ठीक है, 37 डिग्री टेम्परेचर। जो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 35 SF यूनिट पर 100 ml, ठीक है। इसका जो अगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, अगर SGP का लेवल इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डायस्टेज इन यूरिन। डायस्टेज इन यूरिन में क्या है कि जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारे यूरिन में, ठीक है, वो एक्टिव वो क्या करते हैं, स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज में, टू माल्टोज। जो यूरिन में हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने में, ठीक है। उसकी नॉर्मल जो है नॉर्मल जो यूरिन होते हैं उसकी नॉर्मल लेवल है 3 से 32 यूनिट। अगर ये इंक्रीज हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, पैनक्रिएटिस हो जाता है, पैनक्रिएटिस। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड LDH, ठीक है। दिस एंजाइम क्या करता है, इंटर कन्वर्जन लैक्टेट टू पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, LDH और LD। ये क्या करता है, मेन जो लैक्टेट एंड पायरुवेट है इंटर कन्वर्जन कर देता है इनकी। इंटर कन्वर्जन कर देता है, जिससे कि अब 5 जो और है 5 आइसो एंजाइम्स होते हैं इसके LDH के, जैसे LDH1, LDH2, LDH3, LDH1 और LDH2 जो है वो क्या किसके में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। हार्ट में प्रेजेंट होंगे, LDH3 लंग्स में, ठीक है। ऐसे जो है LDH4 एंड 5 किसमें होते हैं प्रेजेंट, लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट है जो अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाए, अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगी तो उससे क्या होता है, हमें जो भी इसमें एंजाइम्स की टाइप्स अगर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो उसमें हार्ट, लीवर और लंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, नेक्स्ट एंजाइम है हमारा क्रिएटिनिन फॉस्फो एंजाइम। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज ये हमारा मेनली किसमें प्रेजेंट होता है, हार्ट और स्केलेटल मसल्स में। जो क्रिएटिनिन है वो हमारा कहां पर होता है प्रेजेंट, हार्ट और स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इसकी अमाउंट मेजरमेंट प्रॉपर लेवल नहीं होगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हार्ट डैमेज हो जाता है और उसमें क्या